यस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो यूनिट 1 है उसका जो बाकी पार्ट्स रह गए हम लोग अभी ख़त्म कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल आउटपुट कॉस्टिंग एंड सिंगल कॉस्टिंग, ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझना है मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्यों पढ़ना है। सुनिए, इंडस्ट्री जो है अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि एक इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग जो हैं अपना जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर जो मेथड अप्लाई होता है वो होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का अलग नाम है सर्विस कॉस्टिंग। और उसके बाद सुनिए, जो बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम हो गया, तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है इसको कंप्लीट करने के लिए कई साल लग जाता है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है कॉस्टिंग के माध्यम से, और इसमें जो है हेल्प लिया जाता है मेथड का, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया, तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो है हम लोग यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर बैच, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर प्रोसेस, पर्टिकुलर सर्विस, ये हो गया। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग मेथड का यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो उसमें कई सारे मेथड्स हैं। जॉब कॉस्टिंग एक हो गया, बैच कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया, मल्टीपल आउटपुट कॉस्टिंग हो गया और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, ये सारा है। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या है, ये एक मेथड है। तो जॉब कॉस्टिंग कहाँ पे यूज़ होगा? छोटा जॉब है, मतलब कि एक बार वो अगर प्रोडक्ट बनाया जाता है तो फिर और उसको प्रोडक्ट बनाने का जो पीरियड है वो बड़ा शॉर्ट है, बड़ा कम ही है। तो एक बार जो प्रोडक्ट बना दिया गया, फिर बना दिया गया, और उसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और वो बार बार भी नहीं बनता है। तो इस टाइप के इंडस्ट्री में तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो जॉब कॉस्टिंग का मेथड ही यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए? कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। और वही बात यहाँ पे लिखा गया है। बैच कॉस्टिंग, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बार बार बना रहे हैं, स्मॉल टाइम लगता है, टाइम पीरियड जो है बहुत कम लगता है प्रोडक्ट को कंप्लीट करना में, लेकिन वो प्रोडक्ट हमें बार बार बनाना पड़ता है। समझ में आया? तो ये कैसे पता चलेगा ये कौन सा बैच का है, कौन सा टाइम का है? तो इसलिए वहाँ पर जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो बैच कॉस्टिंग के हिसाब से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री हो गया तो वहाँ पे बैच कॉस्टिंग यूज़ होता है। वहाँ एग्ज़ाम में ये भी आएगा, गिव एनी टू इंडस्ट्रीज नेम वेयर बैच कॉस्टिंग विल बी अप्लाइड। बैच कॉस्टिंग जहाँ पे अप्लाई होता है ऐसा 2 इंडस्ट्री का नाम लिखे। एक हो गया गारमेंट इंडस्ट्री हो गया, मान लीजिए, एक हो गया मेडिसिन इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन में बैच लिखा होता है, चॉकलेट इंडस्ट्री हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया और कॉस्मेटिक हो गया। देखेंगे वो सब बिस्किट हो गया तो उसमें वो पैकेट में देखेंगे लिखा रहेगा, जहाँ पे रुपीज़ लिखा जाता है, एक्सपायरी डेट लिखा जाता है, वहाँ पे बैच भी लिखा जाता है। तो चिप्स हो गया और लेस हो गया, कुरकुरे हो गया, तो ये सब में बैच कॉस्टिंग जो है यूज़ होता है। क्योंकि आप जो मान लीजिए कोई चॉकलेट, डेयरी मिल्क चॉकलेट खा रहे हैं तो वो एक बार बन गया, एक टाइम में बना, उसका एक्सपायरी डेट लिख दिया गया, उसका बैच नंबर लिख दिया गया। नेक्स्ट टाइम वही चॉकलेट बनेगा लेकिन उसका बैच नंबर अलग होगा, उसका एक्सपायरी टाइम अलग होगा, क्योंकि वो बाद में बन रहा है। तो एक प्रोडक्ट बार बार बन रहा है बट अलग अलग बैच में बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर उस केस में बैच कॉस्टिंग अप्लाई होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो मैं अभी बोला जस्ट, जैसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो अपना काम को कंप्लीट करने के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड लगता है, लॉन्ग टर्म पीरियड लेते हैं तो अपना काम को कंप्लीट करने के लिए। तो उस टाइप का इंडस्ट्री में जो मेथड यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द कॉस्ट, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, ये चैप्टर में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर है हमारा, प्रोसेस कॉस्टिंग भी एक चैप्टर है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से जाना पड़ेगा।
प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 1 खत्म होने के बाद फिर प्रोसेस 2 में जाना होगा, प्रोसेस 2 के बाद प्रोसेस 3 में जाना होगा, फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट जो है यानी गुड्स जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता है, एक प्रोडक्ट को, एक गुड्स को, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस में जाना पड़ेगा। हर एक प्रोसेस कंप्लीट होने से फिर दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होने से तीसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर अलग अलग प्रोसेस हैं और टाइम भी लगता है। उस केस में अगर कोई भी प्रोडक्ट एक प्रोसेस से कंप्लीट नहीं हो पाता है और वो प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से पास होना पड़ेगा, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो फिर सारा प्रोसेस जो अलग अलग प्रोसेस है उसका अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो फिर उस प्रोसेस के लिए जो कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है वहाँ पर जो मेथड अप्लाई होता है वो होता है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सर्विस इंडस्ट्री जो मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा था, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है, ये सब जगह पे कौन सा मेथड यूज़ होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मेथड यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग, जहाँ पर एक इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि मानकर चलिए टीवी इंडस्ट्री हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, मतलब बाईसाइकिल इंडस्ट्री हो गया, इसका पार्ट्स कितने अलग अलग हैं, बात समझिए। तो इसका पार्ट्स जो बनते हैं, तो इसका पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स, और यहाँ पर हर एक अलग अलग पार्ट अलग से भी बेचा जाता है, और जितने सारे पार्ट्स हैं उसको असेंबलिंग करके कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर भी बेचा जाता है। जैसे कि एसी का अलग अलग पार्ट्स मार्केट में मिलता भी है और वो पार्ट्स को असेंबलिंग करके एक एसी बना के भी बेचा जा सकता है। बाईसाइकिल का अलग अलग पार्ट्स मार्केट में मिलता भी है, उसको असेंबलिंग करके एक साइकिल बनाकर भी बेचा जा सकता है। तो अगर ऐसे इंडस्ट्री हैं डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद में वो फिर असेंबलिंग करके मार्केट में बेचते हैं, तो उस केस में फिर क्या, तो मल्टीपल मेथड्स यूज़ किया जाता है उस केस में, तो उसे बोला जाएगा मल्टीपल आउटपुट कॉस्टिंग। और एक आता है क्या, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग क्या है, जहाँ पर एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है, दूसरा प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। तो अगर ऐसा है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। क्या रहा, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल आउटपुट कॉस्टिंग एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। इतने सारे मेथड्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। देखिए याद रखना, अगर मुश्किल हो जाएगा आपको इतना सारा पॉइंट्स, मैं आपको आसान टेक्निक बता दूंगा, आप उससे याद रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक्स है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम लोग टेक्निक क्यों यूज़ करना है, टेक्निक्स पढ़ना क्यों है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पहले ये समझते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो टेक्निक्स हैं जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग हैं। तो फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा क्यों जाएगा ये समझ लेते हैं हम लोग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग इंडस्ट्री में डिसीजन लेने के लिए पढ़ा जाता है, यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में डिसीजन लेना है, डिसीजन इस बात का लेना है, कस्टमर आया एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, वो हमें पूछ रहा है इसका कॉस्ट कितना होगा सर बताइए। तो हमें क्या डिसीजन, कैसे डिसीजन लेना है, उसे बेचें, उसे सेल करें या ना करें। उसके बाद में हमें ऐसा डिसीजन कभी कभी लेना पड़ता है जो मान लीजिए हमारी एक इंडस्ट्री है, वहाँ पर अगर सामान बनाकर बेचते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट लगता है, अगर हम लोग ख़रीद कर बेचते हैं तो कम कॉस्ट लगता है। तो बनाकर बेचें या ख़रीद कर बेचें, तो इसका डिसीजन भी लिया जाता है। तो ऐसा ये बात रहा, क्या टेक्निकल बात है, ये डिसीजन लेने के लिए जो टेक्निक यूज़ किया जाता है कॉस्ट कैलकुलेट करने में, तो उसे बोलेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। जो कॉस्ट कैलकुलेट होता है, कॉस्ट जो कैलकुलेट होता है, तो हम लोग वहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि टोटल कॉस्ट हम लोग जो पढ़े हैं वैसा कैलकुलेट नहीं किया जाता है, टेक्निक के थ्रू से हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि कोई अगर कोटेशन के लिए बोला, सर हमें 1000 यूनिट्स मार्कर पेन ख़रीदना है,
1000 यूनिट्स प्रोडक्ट खरीदना है, इसका कितना कॉस्ट आएगा बोलिए। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ओनली वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो तो उसका खर्चा होना ही है, वो तो इनकर्ड होगा ही होगा। एग्जाम्पल के थ्रू से मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए हमें क्या करना है, 1000 मार्कर पेन है, इस खरीदने के लिए कोई आया, इसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा, एक मार्कर पेन के लिए लगेगा रॉ मटेरियल 10 रुपया, और डायरेक्ट लेबर लगेगा वो होता है बच्चे 5 रुपया, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो है बच्चे 2 रुपया। ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो और एक बात बताता हूँ, इंडस्ट्री का फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना है, इंडस्ट्री का फिक्स कॉस्ट वो हो गया बच्चे 10,000 रुपया, इंडस्ट्री का फिक्स कॉस्ट। तो मुझे बताइए अगर वो 1000 यूनिट्स खरीदने वाला है तो हम उसे कितना कॉस्ट बोलेंगे। सर ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट ना सर 10 रुपया, 5 और 2 कितना हो गया सर 17 रुपीज़ हो गया टोटल। ये टोटल कितना हो गया सर 17 रुपीज़ हो गया। जब 17 रुपीज़ हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से बात को। जब 17 रुपीज़ हो गया तो 1000 कोई अगर ख़रीदेगा तो 1000 इंटू 17 तो कितना हो गया 17,000 हो गया। ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट है कितना, सर फिक्स कॉस्ट है 10,000। टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर 27,000 टोटल कॉस्ट आ गया है, 27,000 टोटल कॉस्ट आ गया। तो हमें जो कॉस्ट बोलना है वो कितना बोलना है, सवाल रहा कि 17,000 बोलना है कॉस्ट या 27,000 बोलना है। बच्चे मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से जो डिसीजन हमें लेना है वो कितना है 17,000 उन्हें कॉस्ट बोलना है। कॉस्ट तो बोलना नहीं, उसमें कुछ प्रॉफिट मिलाकर जो है हमें कोटेशन देना है, ऑर्डर मतलब रिसीव कर लेना है। मतलब जो हमें ऑर्डर देने के लिए आएंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे सर 17,000 से प्लस हम लोग बोलेंगे, 27,000 नहीं बोलेंगे। सर मैंने बोला जी सर ये भी तो फिक्स कॉस्ट जो है, ये भी तो 10,000 जो है, तो ये भी तो कॉस्ट है ना। मैंने बोला हाँ बच्चों ये भी तो कॉस्ट है, लेकिन इसको डिसीजन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों सर, देखिए साहब अगर वो कस्टमर 1000 यूनिट्स के लिए नहीं आता है तब भी तो ये 10,000 खर्चा होगा ना। अगर वो नहीं भी आता है तो भी 10,000 खर्चा होगा, क्योंकि ये फिक्स है। वो 1000 यूनिट हमें ऑर्डर दे या ना दे, ये 10,000 तब भी खर्चा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेटर है क्या, तो हमारा जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है सिर्फ इसी 1000 यूनिट्स के लिए वो कितना है सर, वो 17,000 है। तो हम लोग बात करते हैं 17,000 से बात करेंगे, उसमें कुछ प्रॉफिट 1000 रुपये 2000 रुपये जो मिलाना है मिला लेंगे, फिर उसे डिसीजन अपना देंगे भाई इतना रुपया कॉस्ट आ जाएगा। सर तो इस तरह का डिसीजन मेकिंग में तो फिक्स कॉस्ट कंसिडर नहीं करना है। मैंने बोला नहीं करना है एक आध ऑर्डर के लिए, लेकिन पूरा अगर इंडस्ट्री का पूरा अगर वो पूरा पीरियड में कुछ जो परमानेंट ऑर्डर है जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो वहाँ पर फिक्स कॉस्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो एक आध बार आएगा, क्योंकि हमें कस्टमर को रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो सिर्फ वो 1000 के लिए ऑर्डर कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 के लिए कॉस्ट कितना होगा वही सिर्फ देख लेना है। चलिए ठीक है, बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक बात बोला डिसीजन टेकिंग का बात बोला, डिसीजन मेकिंग का बात बोला, तो इस केस में टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है। समझ में आया? हाँ सर, तो इस केस में हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया बच्चे 17,000 हो गया, बल्कि 27,000 नहीं माना जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब आइए टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या है बच्चे, मार्जिनल कॉस्टिंग है। ठीक है, हाँ सर मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग जिसमें टोटल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। मतलब हम जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई वेरिएबल कॉस्ट इतना, फिक्स कॉस्ट इतना। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है तो उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं वेरिएबल को और फिक्स का। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग ये है, तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इसको बोलते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मतलब जैसा कॉस्ट शीट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल को कंसिडर करके फंक्शनल वाइज, तो उसी प्रकार से जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट तो उस टेक्निक को बोलते हैं क्या, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मतलब इट इज़ द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। मतलब हमारा पास्ट में कितना इनकर्ड हो गया
पास्ट में कितना इनकर्ड हो गया, उसे अगर मतलब वो जानने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि हमारा हिस्ट्री में मतलब हमारा पास्ट में कितना खर्चा हो रखा है, वो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो होता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है, एक इंडस्ट्री मतलब एक इंडस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने सारे डिपार्टमेंट हैं सब एक ही टाइप का कॉस्टिंग को अप्लाई करते हैं, एक ही टाइप का टेक्निक को अप्लाई करते हैं अपना डिसीजन मेकिंग पर्पज़ के लिए, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग, जो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करता है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए, उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग। उसके बाद बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए। देखिए पहले ही बताया था, कहाँ पे बताया था याद है आपको, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स का एक पॉइंट था वेरिएंस एनालिसिस। डी फॉर डिसीजन मेकिंग था, वी फॉर वेरिएंस एनालिसिस था। हाँ सर, तो वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए एस्टिमेटेड यानी बजटेड और उसके बाद में एक्चुअल में डिफरेंस कितना कॉस्ट आ रहा है, वो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, वो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं ना, एक टेक्निक यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक। देखिए आपको बता दूं मैं, ये होता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और एक होता है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। एक होता है मेथड और एक होता है टेक्निक। ठीक है, सुनिए। तो मेथड में क्या है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीपल आउटपुट कॉस्टिंग एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, उसके बाद में हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इतना सारा है, इसको याद रखना है। आपको याद कैसे रखना है, देखिए सुनिए। मेरा एक दोस्त था, कौन दोस्त था, कहाँ पे था, अमेरिका में। हम लोग साथ पे काम कर रहे थे, साथ में दोनों। तो अमेरिका में जब एक दोस्त था, उसका नाम क्या था बच्चे, पॉम्स था। क्या था उसका नाम, क्या था, पॉम्स था। ठीक है, तो याद रखेंगे पॉम्स, उसका नाम क्या है बच्चों, पॉम्स है उसका नाम। ठीक है, तो वो पॉम्स जो है मेरा अच्छा दोस्त था, और हम लोग जो अमेरिका में काम कर रहे थे, मैं था अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और वो था फाइनेंस डिपार्टमेंट में। कौन, पॉम्स। तो हुआ क्या, पेमेंट का जब बात आया, मैं पॉम्स को पूछा, पॉम्स मेरे दोस्त क्या आपको इस पार्टी से पेमेंट हो चुका है, जबकि वो पार्टी जो था पेमेंट कर चुका था पॉम्स को। तो पार्टी ने हमें इन्फॉर्म किया कि आई हैव ऑलरेडी पेड $10,000 टू मिस्टर पॉम्स, सो यू कैन क्लैरिफाई फ्रॉम हिम, यू कैन टेक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम हिम। तो मैंने पूछा पॉम्स को, पॉम क्या वो जो पार्टी है उसने पैसा दे दिया। हाँ दे दिया। तो पैसा कहाँ ना, पता नहीं पैसा कहाँ। मैंने बोला पार्टी ने पैसा दे दिया, आपको पता नहीं है पैसा कहाँ गया। तो फिर मैंने जब पता किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये पता चला कि मिस्टर पॉम्स जो है वो पैसा अपना घर को ले गया बेचारा। अभी वो मना कर रहा है, नहीं पैसा मैंने नहीं लिया पैसा। तो बच्चे बताओ, मेरी दोस्ती पॉम्स के साथ रहेगी या टूट जाएगी, बताइए बताइए। बेचारा चोरी कर लिया, मैं चोर से दोस्ती कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं कर सकते। तो बच्चे मेरा दोस्ती पॉम्स से कब टूट गया बताइए। मेरा दोस्त का नाम क्या था बताओ जल्दी, अरे जल्दी बताओ, मेरा दोस्त का नाम क्या था, पॉम्स। बोलो पॉम्स, बोलो पॉम्स। हाँ चलिए ठीक है, आपने बोला पॉम्स, दिल में बोला, चलिए हाँ दिल में हो तुम, ओके ओके ओके। तो पॉम्स, तो मेरा दोस्त का नाम क्या था, पॉम्स था। तो पॉम्स को पूछा तो पॉम्स मना कर दिया, तो मेरा दोस्ती और रहेगा नहीं, मेरा दोस्ती टूट जाएगा। बच्चे मेरा दोस्ती कब टूटा, जब बना चोर पॉम्स। क्या, जब बना चोर पॉम्स। मैं लिखता हूँ बच्चे, सारे बच्चे सुनो, मेरा दोस्ती पॉम्स से कब टूटा, कब टूटा सर, जब बना चोर। मैं लिखता हूँ सारे बच्चे देखो, जब बना चोर। कौन, पॉम्स, मिस्टर पॉम्स। मिस्टर पॉम्स ने जब चोर बना, जब बना चोर पॉम्स। मेरा दोस्ती कब और किससे टूटा, सर आपका दोस्ती टूटा जब बना चोर पॉम्स। ठीक है, बोलो, रिपीट करो, रिपीट रिपीट जल्दी रिपीट। जब बना चोर पॉम्स, जब बना चोर पॉम्स। अब सुनिए बच्चे, ध्यान सुनिएगा। जे फॉर जॉब कॉस्टिंग, बी फॉर बैच कॉस्टिंग, सी फॉर
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, P फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग, O फॉर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, M फॉर मल्टीपल कॉस्टिंग, S फॉर सिंगल कॉस्टिंग। समझ में आया बात? ये इसे बोलते हैं JBC POMS, JBC POMS उसका शॉर्टकट नाम हो गया बच्चे JBC POMS। ठीक है, याद रखेंगे JBC POMS। एग्जाम में आएगा डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, तो आप क्या लिखेंगे? JBC POMS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? JBC POMS। JBC POMS का मतलब क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, मल्टीपल आउटपुट, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग हो गया JBC POMS। जब बना चोर POMS याद हो गया। चलिए मैंने आपको नोट्स में भी दे रखा है यहाँ पर साफ साफ देखिए JBC POMS, JBC POMS हो गया, दिख गया। चलिए हाँ सर, नेक्स्ट आते हैं बच्चे। नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग याद कैसे रखेंगे? टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग यहाँ लिखा है माँ हद से। सुनिए बच्चे, एक आपने गाना सुना है कयामत, एक मूवी का नाम है कयामत, उसमें अजय देवगन, आई थिंक यह अजय देवगन है, उसमें एक गाना है इंतजार नहीं करना, एतबार नहीं करना, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। ऐसा सुने हो आप? नहीं सुने? यूट्यूब में सुन लेना आप, समझ में आए? पढ़ाई बंद करके नहीं, पढ़ाई बंद करके नहीं सुनना, बाद में कभी सुन लेना, मैंने सुना दिया ना अभी, तो बस उतना में खुश हो जाओ, तो पढ़ाई बंद करके मत सुनना। सुनो ऐसा एक, तो क्या बोलता सेंटेंस? हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। रिपीट रिपीट, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। ये एक गाना है। मैं बच्चों को समझाता हूँ, बच्चे प्यार करो, मना नहीं है, प्यार पैदा क्यों हुए? प्यार करो, किससे? लोगों से, इंसानों से, माँ से, बाप से, सबसे। पता नहीं बच्चे क्या समझ जाते हैं, पता नहीं क्या प्यार करते हैं वो लोग। चलिए मेरा दिमाग तो ख़राब हो जाता है ये सब सोचकर, बच्चे सिर्फ प्यार में डूबे हुए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, प्यार करना चाहिए। ठीक है, इंसान से प्यार नहीं करेंगे तो आप किससे प्यार करेंगे? पहले इंसान से प्यार करेंगे। समझ में आया बात? बाकी किसी से प्यार करना कीजिए। इंसान में कौन कौन आते हैं वो देख लीजिए, फिर बाकी आपका मर्जी, किससे प्यार करना कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। उसमें बोलता है हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। मैं बच्चों को बोलता, बच्चे क्या बोलता है? हद से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं। माँ हद से, ना बाबा ना, माँ हद से, ना बाबा ना, ध्यान से, माँ हद से। बोलो बोलो बच्चा, ऐसा बोलो, माँ हद से, ना बाबा ना। रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट करो। मेरे बच्चे क्लास में जब होते हैं पूरा सब के सब रिपीट करते हैं। समझ में आया? तो बड़ा मज़ा ही आता है। ये मैं बहुत कम मतलब ये रिकॉर्डेड क्लास है, क्लास में रिकॉर्ड करता हूँ, तो जब ओरिजिनल क्लास होता है वो भी रिकॉर्ड होता है, लाइव क्लास जो होता है पूरा बैच वो भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो बच्चों के लिए रहता है क्लास। जो बच्चे नहीं आते हैं क्लास में, फिर वो जो है क्लास रिकवरी कर लेते हैं, बाद में देख लेते हैं वो क्लास। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका पढ़ाई स्किप हो जाता है, नहीं, पैसा देते हैं मतलब उनका ये पढ़ाई के बारे में हम लोग सोचते हैं। वो अलग बात है, कहाँ कैसे पढ़ाते हैं वो हमको पता नहीं है, बट हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं सो दैट बच्चे वो क्लास अटेंड कर पाएँ। भद्रक में भी रिकॉर्ड होता है कुछ क्लास का, और कटक में भी रिकॉर्ड होता है कुछ क्लास का, ऐसा नहीं, दोनों जगह पर रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, हाँ चलिए आइए नेक्स्ट सुनिए मेरी बात को। हाँ क्या बोल रहे थे? माँ हद से, तो यही है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। माँ देखिए लिखा हूँ मैंने, देखिए है कि नहीं? माँ हद से, HUDS, माँ हद से, माँ हद से, माँ हद से। क्या हो गया? ये हो गया बच्चे MA, माँ हद से, HUDS, माँ हद से भी ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करना। मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑब्जर्प्शन, हिस्टोरिकल, यूनिफॉर्म, डायरेक्ट एंड क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, माँ हद से हो गया। तो आप याद कैसे रखोगे? देखिए यहाँ पर भी सारा जगह पे तो कॉस्टिंग 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 है। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, मल्टीपल आउटपुट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जो भी है सब कॉस्टिंग है। फिर टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में अगर आते हैं तो क्या वहाँ पर भी कॉस्टिंग है? क्या क्या कॉस्टिंग है वहाँ पर? टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, ये है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ये है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये है डायरेक्ट कॉस्टिंग, ये भी है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी है। सारा जगह पे कॉस्टिंग है। एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आ जाए, आप मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग लिख कर आ जाओ, आप बोलेंगे लिख के आ गए, बड़ा नाम करके आ गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा नहीं, तो याद रखना है। सुनिए, प्यार का बात जो था वहाँ टेक्निक इस्तेमाल हुआ था, तो वहाँ पर क्या था? टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, क्या? माँ हद से, माँ हद से, तो टेक्निक वाला बात था। और उसके बाद में मेथड्स क्या था? चोर बनने का मेथड, याद रखेंगे, चोर मेथड, प्यार टेक्निक, चोर मेथड, प्यार टेक्निक। मेथड जहाँ है चोर का बात लिखेंगे, जब बना चोर POMS।
टेक्निक जहाँ है प्यार का बात लिखेंगे माँ हद से, समझ में आ गया, याद रहेगा, चलिए याद रहेगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए ये सब हो गया। नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम में आएगा कॉस्ट यूनिट किसे बोलते हैं, एग्जाम में आएगा कॉस्ट यूनिट किसे बोलते हैं। चलिए कॉस्ट यूनिट किसे बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट क्या है, मेजरमेंट करने को, कॉस्ट को, जो कॉस्ट को मेजरमेंट किया जाता है उसका जो टेक्निक है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। देखिए कॉस्ट यूनिट इट इज़ ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, क्या है, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इन रिलेशन टू व्हिच कॉस्ट मे बी असर्टन और एक्सप्रेस्ड। ये क्या है, यूनिट क्या है, ये क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या है, ये यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है, यूनिट ऑफ टाइम है, या यूनिट ऑफ सर्विस है, या ये सबका कॉम्बिनेशन है, थ्रू विच कॉस्ट में बी असर्टन और कॉस्ट में बी एक्सप्रेस्ड, कॉस्ट में बी एक्सप्रेस्ड। क्या है, फिर से बोलो मेरे साथ साथ बोलो, कॉस्ट यूनिट इट इज़ ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, बोलो इट इज़ ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ ए यूनिट ऑफ टाइम, इट इज़ ए यूनिट ऑफ टाइम, इट इज़ ए यूनिट ऑफ सर्विस और कॉम्बिनेशन ऑफ विच, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्रू विच या बाय विच कॉस्ट में बी असर्टन। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। सर इसको हमारा थोड़ा अपना भाषा में बताइए, सुनिए बच्चे। मान लीजिए आप कपड़ा खरीदना चाहेंगे, ठीक है, जब ड्रेस बनाने के लिए, कॉलेज का ड्रेस बनाते हैं आप, जब खरीदने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप जब पूछेंगे कपड़ा का प्राइस क्या है, वो बोलेगा 100 रुपया या 500 रुपया है, बोलेगा 500 है। वो कैसे बोलेगा, 500 क्या पूरा बोलेगा या पर मीटर, बोलो पर मीटर, क्या बोलेगा वो, पर मीटर बोलेगा, पर मीटर। जो पर मीटर है ना, ये जो पर मीटर है ये होता है कॉस्ट यूनिट, ये होता है क्या, कॉस्ट यूनिट। पेट्रोल के लिए जाएंगे क्या होता है, पर लीटर जो होता है ना, ये होता है कॉस्ट यूनिट। समझ में आया बात, हाँ सर। उसके बाद आगे सुनिए, पाइप खरीदने के लिए जाएंगे क्या होता है, पर मीटर। उसके बाद इलेक्ट्रिक वायर जो है उसको खरीदने के लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक तार जो है कनेक्शन करने के लिए खरीदने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, उसे बोलते हैं पर मीटर। समझ में आया। ब्रिक्स, ईट घर बनाने के लिए ईट खरीदने के लिए जाएंगे, क्या होगा, पर 1000 लेते हैं वो लोग, हर 1000 का इतना रुपया होता है, या पर ट्रक होता है। सीमेंट खरीदने के लिए जाएंगे, क्या होगा, पर बैग होता है। समझ में आया, ये होता है जो पर बैग, ये होता है कॉस्ट यूनिट। समझ में आ गया बात, अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, कॉस्ट सेंटर किसे बोलते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या है, इट इज़ ए लोकेशन। उसके बाद क्या होता है, पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज फॉर व्हिच कॉस्ट में बी असर्टन। कॉस्ट सेंटर, जहाँ जहाँ पे खर्चा होता है उसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। जहाँ जहाँ पर खर्चा होता है उसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। समझ में आया बात। सर कॉस्ट खर्चा कहाँ पे होता है, पर्सन के लिए खर्चा होता है, या लोकेशन के लिए खर्चा होता है, डिपार्टमेंट के लिए खर्चा होता है, या नहीं तो इक्विपमेंट के लिए खर्चा होता है, मशीन के लिए खर्चा होता है, या नहीं तो सबके लिए भी खर्चा हो सकता है, ग्रुप ऑफ दिस, इसके लिए भी खर्चा होता है। समझ में आया बात। चलिए हाँ सर, देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द लोकेशन, पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दिस फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टन, कॉस्ट में बी असर्टन। तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। देखिए लोकेशन, फैक्ट्री, ऑफिस, डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में खर्चा होता है पैसा। पर्सन, मैनेजर के लिए, फोरमैन के लिए, सेल्समैन के लिए खर्चा होता है पैसा। इक्विपमेंट में देखिए, इक्विपमेंट में क्या है, मशीन, डिलीवरी वैन, ट्रक, ये सब जब खरीदते हैं इस पर भी खर्चा होता है, तो इसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। एग्जाम आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर क्या है आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क 3 मार्क में, आप थोड़ा इसको पढ़ लेना। प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियडिक कॉस्ट, ये कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या, व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है उसके द्वारा जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं। जो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा अगर कंट्रोल हो नहीं पाता है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट उसे बोलते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए हो गया, ये रहा। चलिए अबाउट ब्रीफ आंसर ये बाद में पढ़ते रहना, नहीं चाहिए अभी आपका एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम के लिए पूरा पढ़ाई करो जोर देकर, और मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप तुरंत मुझे कांटेक्ट करें। किस पे कांटेक्ट करें, देखिए 9439855332। ठीक है, इस पर ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें, इस पर व्हाट्सअप करें, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए और आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बात। थैंक यू वेरी मच। दूसरा वीडियो में दूसरा चैप्टर के साथ मिलते हैं। और सुनिए, और एक बात बड़ा मजे की बात, सुनिए मेरी बात को। कॉस्टिंग का एक क्या है, एक थ्योरी है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है।
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम। आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम समझे, आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम, IDEAL, आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम। आइडियल का मतलब होता है गुड, आइडियल का मतलब होता है गुड कॉस्टिंग सिस्टम। समझ में आया? कॉस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना इंडस्ट्री में, ये कैसे पता चलेगा वो अच्छा है? ओहो, कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, वो सिंपल होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। समझ में आया बात? वो यूजेबल होना चाहिए। समझ में आया बात? वो फेयर होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक रहना चाहिए। समझ, सिंपल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब जब चाहें जिस हमारे हिसाब से वो काम करता हो। समझ में आया बात? तो ये सब पॉइंट जो है लिखेंगे, कोई भी किताब अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स में भी है, सब है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। पढ़िए, इतना वीडियो कंप्लीट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कर लिए, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद में हम फिर सेकंड चैप्टर में मिलते हैं, सेकंड यूनिट में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बंद कर दो, बंद कर दो।